मैं मनीष शुक्ला, श्री दयाल जनी शिक्षण संस्थान यूपी 096। आज हम एक नए टॉपिक की चर्चा करेंगे जिसमें मल्टीपल डिसेबिलिटी, मीनिंग, डिफिनीशन, कैरेक्टरिस्टिक, कॉजेज, हिस्ट्री हम जानेंगे। इसमें अगर हम हिस्ट्री की बात करें, मल्टीपल डिसेबिलिटी यानी बहुविकलांगता, बहुदिव्यांगता की बात करें, तो सबसे पहले बधिर जो विद्यालय, बहुविकलांग विद्यालय था, वो ब्रिटेन के एडिनबरा में 1767, जबकि जर्मनी में 1780 के दशक में ही ओपन हो गया था। ये पूर्ण रूप से हम कहें कि उस समय बहुविकलांगता इंगित नहीं हुई थी, इसीलिए बधिर को भी हम बहुविकलांग की श्रेणी में आज ऐड करते हैं। बधिर यानी दृष्टबाधिता के साथ श्रवण बाधिता। और उसी समय यानी 1780 के दशक में ही अनुदेशनात्मक और यानी इंस्ट्रक्शनल और लिप रीडिंग के कौशल को बढ़ावा दिया जा चुका था। अगर हम देखें राष्ट्रीय अभिन्यास यानी नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 में MSGE यानी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर या संसद में या पार्लियामेंट में 30 दिसंबर 1999 को ही स्वीकृत कर लिया गया था, जिसमें बहुविकलांगता को इस नेशनल ट्रस्ट के अंतर्गत बहुविकलांगता को शामिल किया गया था। खास करके 4 विकलांगताएं थी: स्वपरायण, प्रमस्तकीय पक्षाघात, मानसिक मंदता और बहुविकलांगता। 4 विकलांगताओं में शामिल कर लिया गया था। इसमें 9 अध्याय थे। खास करके ये नेशनल ट्रस्ट एक्ट और मल्टीपल डिसेबिलिटी को जो इंगित रखा गया, उसमें सम्मिलित किया गया। नेशनल ट्रस्ट किस लिए बनाया गया था? खास करके इसका मूल उद्देश्य नेशनल यानी राष्ट्रीय न्यास था, और अंडरटेकिंग के अंतर्गत ये सारी 4 विकलांगताओं को रखा गया था कि माता पिता के ना रहने पर उन बच्चों की केयर क्या कौन करेगा। उस खास करके इसके संदर्भ में नेशनल ट्रस्ट की राष्ट्रीय अधिन्यास की स्वीकृति प्रदान करी गई थी। लगभग 2000 में यह एक अधिनियम के थ्रू राष्ट्रपति पर ज्ञापन गया था। 1999 यानी 30 दिसंबर 1999 को यह पूर्ण रूप से स्वीकृत हो गया था और बहुविकलांगता अस्तित्व में आ गया था नेशनल ट्रस्ट के तहत। खास करके अगर देखें निगमेट यानी जो NIPMD है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटी, जो चेन्नई में है, खास करके 2005 में इस राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना RCI द्वारा करी गई। ये खास करके बहुविकलांगता, बहुदिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करती है, और उसी समय से यानी 2005 के बाद से ही यह प्रशिक्षण कार्य यानी मल्टीपल डिसेबिलिटी यानी बहुविकलांगता के क्षेत्र में किस तरीके से यह प्रशिक्षण या प्रशिक्षित किए जाएंगे विद्यार्थी या शिक्षार्थी या अध्यापक प्रशिक्षण प्रोग्राम कार्यक्रम संचालित स्टार्ट कर दिया गया था। RPWD 2016 यानी जो राष्ट्रीय राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट की बात अगर हम कहें, तब राष्ट्रीय अधिन्यास RPWD एक्ट 2016 में बहुविकलांगता को 21 डिसेबिलिटी 2021 डिसेबिलिटी में स्थान मिला और बहुविकलांगता को सम्मिलित किया गया इसमें RPWD 2016 में। खास करके बहुविकलांगता अगर हम देखें कि बहुविकलांगता क्या होती है, तो बहुविकलांगता 2 या 2 से अधिक विकलांगताओं का एक समावेश होता है, जिसे हम बहुविकलांग कह सकते हैं। और जब किसी बच्चा या व्यक्ति में 2 या 2 से अधिक विकलांगताएं परिलक्षित हों या देखी जाएं, तो उसे हम बहुविकलांग या बहुदिव्यांग विद्यार्थी या बच्चा या व्यक्ति हम कहते हैं। ये हम एक तरीके से हम कह सकते हैं बहुसंवेदी यानी मल्टी सेंसेस या सेंट्रल या सेरेबेलम प्रॉब्लम या फंक्शनल में दोष पाया जाता है, यानी कार्य करने की क्षमता, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होना या सेंसस का प्रभावित होना, इन तीनों का प्रभावित या समन्वित दोष ही बहुविकलांगता कहलाता है। जैसा कि आपने इसमें चित्रों में देख रहा होगा कि एक साथ समन्वयक है, साइन लैंग्वेज, लोकोमोटर, हियरिंग इम्पेयरमेंट, दृष्टबाधिता, मेंटल टार्डेशन, या इसमें डिसेबिलिटीज़ में जो एक अम्ब्रेला टाइप का बना है, उसमें विजुअल, हियरिंग, ऑटिज्म, फिजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव, स्पीच एंड लर्निंग, इस तरीके की कुछ इंग्लिश की गई हैं। इसमें विजुअल यानी दृष्टबाधिता, हियरिंग यानी श्रवण बाधिता, लर्निंग यानी सीखने से, ऑटिज्म शालीनता, फिजिकल यानी शारीरिक, इमोशनल यानी संवेगात्मक, कॉग्निटिव संज्ञानात्मक, ऐसे सभी तरीके के विकास में
प्रभाविता देखी जाती है, यानी गैप देखा जाता है, यानी दोष देखा जाता है, तब हम उसे मल्टीपल डिसेबिलिटी के अंतर्गत रखते हैं, बहुदिव्यांगता के अंतर्गत रखते हैं। अगर हम देखें राष्ट्रीय न्यास नेशनल ट्रस्ट 1999 के अनुसार कैसी परिभाषा उन्होंने दी, बहुविकलांगता से तात्पर्य ऐसी विकलांगता से है जब किसी व्यक्ति में दो या दो से अधिक दिव्यांगताएं एक साथ परिलक्षित हों, तब उसे हम बहुविकलांग कहते हैं। जैसे कि अगर दृष्टि बाधिता के साथ श्रवण बाधिता हो या बधिर हो, डेफ ब्लाइंड हो, तब हम उसे बहुविकलांग कहते हैं, यानी एक ही साथ दो या दो से अधिक विकलांगताएं हों किसी व्यक्ति में। यानी दिव्यांगजन अधिनियम 2016 के यानी RPW 2016 के अनुसार देखें, दो या दो से अधिक विनिहित दिव्यांगता जिसके अंतर्गत बधिरता, दृष्टिबाधिता, जिसमें कोई व्यक्ति श्रवण व दृष्टि से सम्मिलित ह्रास के कारण गंभीर संप्रेषण, विकास और शिक्षण संबंधी गंभीर दशाओं का समावेश या समायोजन अभिप्रेत हो, उसे हम बहुविकलांगता या बहुदिव्यांगता कहते हैं। अर्थात कि जब किसी व्यक्ति में श्रवणबाधिता के साथ साथ ही दृष्टिबाधिता हो तथा गंभीर समस्या या उसके विकासात्मक या शैक्षिक क्रियाओं में या दशाओं में दोष पाया जाए या समायोजन एडजस्टमेंट ना कर पाए, तो हम बहुविकलांगता या बहुदिव्यांगता की श्रेणी में रखते हैं। यह अगर हम कहें कि HI के साथ यानी हियरिंग इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट, मेंटल टार्डेशन यानी मानसिक मंदता या बौद्धिक अक्षमता हम कह सकते हैं यहाँ पर MR को, यह सम्मिलित हो सकती हैं। अगर हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखने की कोशिश करें, लक्षण देखने की कोशिश करें, जैसा कि हमने पहले ही भी बताया कि यह एक संवेदी अंगों की क्षति है, चाहे वो देखना, सुनना, संप्रेषण या स्वाद, ये सभी चीज़ें इसमें एब्सेंट पाई जाती हैं। लोकोमोटर डिसेबिलिटी, सेंसर यानी मानसिक मंदता की यानी बौद्धिक अक्षमता, सीखने की क्षमताओं में कमी देखी जाती है। आइए हम देखते हैं लक्षण क्या होते हैं। देखने का सुनने, स्पर्श यानी देखने यानी विजुअल सेंस या हियरिंग सेंस या स्पर्श यानी टैक्टाइल चीज़ों का में क्षति पाई जाती है, यानी हम स्पर्श करके कुछ चीज़ें नहीं महसूस कर पाते कि ये है क्या, यानी हम कहें कि ओरिएंटेशन नहीं होता है काइनेटिक एनर्जी के द्वारा। शारीरिक विकास की धीमी एवं शारीर पर नियंत्रण अनियंत्रित होना, यानी जो अगर हम कहें कि शारीरिक विकास क्या है, यानी फिजिकल ग्रोथ नहीं होता है, और होता भी है तो बहुत धीरे होता है। प्लस में अगर कोई बच्चा मल्टीपल डिसेबिलिटी वाला होगा, चाहे वो सोलिन हो, ऑटिज्म हो, फिजिकल डिसेबिलिटी हो, तो वो अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं कर पाता है। यानी लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो तो उसे चलने में प्रॉब्लम्स होंगी, अब एक स्थान पर खड़े होने में दिक्कतें आएंगी, ऐसे उसका यानी शारीरिक नियंत्रण नहीं होता, शरीर पर अपना कंट्रोल नहीं होता। संप्रेषण की समस्या यानी एक दूसरे से कम्युनिकेशन गैप होना, कम्युनिकेशन यानी वार्तालाप ना कर पाना, ठीक है, ऐसी चीज़ें इसमें समस्या का देखने को मिलता है। भावनाओं पर नियंत्रण का ना होना, यानी हम कहीं भी रहेंगे या कहीं भी रहते हैं या कहीं भी वार्तालाप के थ्रू या दौरान हम अपनी भावनाओं पर कंट्रोल यानी इमोशन पर कंट्रोल ना कर पाना, यानी हम किसी के यहाँ गए हैं, कोई किसी की डेथ हुई है, हम जाके हंस रहे हैं, तो यहाँ पर यानी यही इमोशन अपनी भावनाओं पर कंट्रोल ना कर पाना। जैसे अभी हम एक सामान्य व्यक्ति जाता है किसी के सुख दुख में, तो वह उस तरीके से भाव भंगिमा बना लेता है। दैनिक कौशलों को सीखने में समस्या, यानी जो डेली लिविंग स्किल है यानी DLS है, डेली लिविंग एक्टिविटीज़ है, डेली लिविंग एक्टिविटीज़ है, हम उसे सीखने में इन बच्चों में समस्याएं पाई जाती हैं। विचार और भावनाओं की अभिव्यक्ति में कमी, यानी अपना वो खुलकर विचार भी नहीं रख सकता है मल्टीपल डिसेबिलिटी, क्योंकि दो या दो से अधिक विकलांगताएं उसमें एक साथ समाहित हो जाती हैं, इसलिए वो अपने विचार भी नहीं रख सकता और अपनी भावनाओं पर भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है गामक, चलिसूड़ता एवं अनस्थिति ज्ञान में कमी, यानी गामक यानी लोकोमोटर डिसेबिलिटी होगा, चलिसूड़ता यानी ब्लाइंडनेस की स्थिति होगी, अनस्थिति यानी ओरिएंटेशन नहीं कर पाएगा, यानी इसमें कमी देखी जाती है। यानी हम कहाँ हैं, किस स्थिति में हैं, यानी ओरिएंटेशन यानी मोबिलिटी यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचने में भी दिक्कत होती है। अगर वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी होगा तो किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ेगी, अगर वो ब्लाइंडनेस होगा तो किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ेगी, या ऑटिज्म है, CP है, या ऐसे बच्चे होंगे तब भी हम उसे एक केयर टेकर की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए मल्टीपल डिसेबिलिटी में नेशनल ट्रस्ट ने केयर टेकरिंग की बात करी। व्यक्ति पर आश्रित होना, यानी कोई भी, जैसे अभी हमने कहा कि CP होगा या फिजिकल डिसेबिलिटी होगी या कोग्निटिव मानसिक मंदता होगा, तो हम उसे केयर टेकर यानी किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। दैनिक कार्य में भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी, सहारे की ज़रूरत पड़ेगी, वो शौच कार्य या संप्रेषण कार्यों में भी सहायता की ज़रूरत पड़ेगी। संरक्षणात्मक
क्रियाओं की जरूरत पड़ेगी, किसी की संरक्षण की जरूरत पड़ेगी, किसी की आश्रय की जरूरत पड़ेगी, किसी व्यक्ति के सहयोग की जरूरत पड़ेगी जो उसके माता पिता या कलीग में होगा। कार्यों सूचनाओं को याद ना कर पाना या याद ना रख पाना, किसी कार्य को याद ना कर पाना, भूल जाना, सूचनाओं को ट्रांसफ़र ना कर पाना, यानी किसी सूचनाओं का ग्रहण किया, हम एक दूसरे तक ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे हैं, यानी अगर हमने किसी चीज़ को पढ़ा हम दूसरे को नहीं बता पा रहे हैं। ऐसे चीज़ों में जो कमी आती है वो खास करके मल्टीपल डिसेबिलिटी में देखी जाती है। ऐसे कई सारे डिसेबिलिटी में भी देखी जा सकती है, बौद्धिक अक्षमता में देखी जा सकती है, शालीनता में देखी जा सकती है, सेरेब्रल पॉलिसी में देखी जा सकती है। ऐसे कई सारे डिसेबिलिटी में ऐसे जो खास करके न्यूरो से प्रॉब्लम यानी मस्तिष्कीय प्रॉब्लम की क्षतियाँ हैं उसमें देखी जा सकती है। शैक्षिक उपलब्धता में कमी यानी जो अचीवमेंट होता है यानी उनके एजुकेशनल अचीवमेंट होता है इसमें भी कमी देखने को मिलती है, यानी पढ़ने लिखने में कमज़ोर होंगे, किसी चीज़ पर कंसंट्रेशन करने में कमज़ोर होंगे, ऐसी समस्याएं देखने को इसमें मिलती हैं। अगर हम टाइप्स की बात करें तो स्कूल ने खास करके 7 डिसेबिलिटी 7 प्रकार की विकलांगताएं इसमें इन्होंने दी, खास करके दृष्टिबाधिता के साथ श्रवणबाधिता। तो दृष्टिबाधिता के साथ श्रवणबाधिता से संबंधित क्या है कि दृष्टिबाधिता कोई भी बच्चा दृष्टि के साथ साथ यानी कोई व्यक्ति या बच्चा अपनी दृष्टि अभाव के साथ साथ सुनने या वार्तालाप में भी देखने या सुनने या वार्तालाप में भी समस्याएं पाई जाती हैं, उसे हम कहते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ श्रवणबाधिता। मानसिक मंदता श्रवणबाधिता के साथ मानसिक अक्षमता यानी दृष्टिबाधिता के साथ बौद्धिक अक्षमता का में होना तथा तर्क शक्ति में विकसित ना कर पाना, ऐसे व्यक्ति दृष्टिबाधिता के साथ मानसिक मंदता यानी बीआई के साथ एमआर यानी बहुविकलांगता कहलाएगी। नेक्स्ट है HIVI और MR। इसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति आते हैं जो बाह्य वातावरण की ध्वनि को सुनने तथा वार्तालाप करके उसे सोचने व समझने में चिंतन अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं। ऐसे व्यक्ति इसमें आते हैं कि श्रवणबाधिता के साथ दृष्टिबाधिता प्लस मानसिक अक्षमता वाले व्यक्ति कहलाते हैं। अगर हम कहें कि नेक्स्ट यानी अस्थि विकलांग CP और MR की बात करें, अगर हम इसमें क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति अस्थि विकलांग होगा तो आवागमन में कमी होगी, मानसिक मंदता होगा तो क्या होगा अपने सोचने समझने में कंट्रोल नहीं होगा उसे, तथा शारीरिक नियंत्रण में कमी देखी जाती है, वह कहलाते हैं अस्थि विकलांग के साथ साथ मानसिक मंदता तथा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात। श्रवणबाधिता तथा अस्थि विकलांगता किसे कहते हैं? जो श्रवणबाधिता यानी किसी भी संप्रेषण के साथ साथ उसके अस्थि विकलांगता यानी चलने की समस्याएं साथ ही साथ होती हैं तथा वह अपने वातावरण में अपने संप्रेषण कौशल को नहीं कर पाते हैं, वह कहलाते हैं अस्थि विकलांगता के साथ श्रवणबाधिता। अस्थि विकलांगता के साथ अगर हम कहें कि LD के साथ OH या ऑटिज्म की बात करें, इसके अंतर्गत व्यक्ति क्या होता है कि OH होगा यानी आवागमन में कमी होगी उसे तथा वह अपने स्वयं में खोए रहने तथा उसे समाज में अलग तरीके से रहने या उसमें स्वलीन, क्योंकि स्वलीन का मतलब होता है कि वो अपने में खोए रहना, तो उससे अगर इसमें यह व्यक्ति आते हैं जिनको आवागमन में समस्या होगी तथा वो स्वयं में खोए रहने अथवा समाज से अलग रहने की समस्याएं देखने को मिलती है, वह कहलाते हैं ऑटिज्म के साथ अस्थि विकलांगता। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं बहुविकलांगता के कारण क्या हो सकते हैं, तो बहुविकलांगता के कारण लगभग हम यहाँ पर वैसे 3, 4, 5 कुछ भी रख सकते हो आप। बहुविकलांगता के साथ साथ जो इसमें कारण हमने रखा है वंशानुक्रम यानी हेरिडिटरी कहीं ना कहीं बहुविकलांगता के लिए विकलांगता के लिए भी महत्वपूर्ण होती है। गर्भावस्था के समय होने वाली समस्या, इसमें क्या होगा कि गर्भावस्था में होने वाली समस्या उस समय जब भी बच्चा माँ के गर्भ में होता है उस समय माँ किसी मदिरापान या ऐसे चीज़ों का सेवन करना जिससे कि बच्चों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ जाता है। जब बच्चा क्या कहते हैं गर्भावस्था में हो तो माँ का स्वास्थ्य ठीक ना रहना, अनुवांशिक कारण जैसा कि हमने ऊपर देखा ही, माता का कुपोषण होना, रक्त का अयोग्य होना यानी रक्त जो रुधिर कणिका होती है उसमें कमी पाया जाना, संक्रमण का होना, फुलेरा जला का होना या क्या कहते हैं ज्वर का होना उस समय जब बच्चा माँ के गर्भ में हो तब इस समय बहुविकलांगता इंगित हो सकती है। अगर हम कहें कि
जन्म के समय, जब बच्चा जन्म ले रहा हो यानी प्रसव हो रहा हो, उस समय अपरिपक्व का शिशु का होना, यानी एक अपरिपक्वता मतलब कि जो 9 महीने का पीरियड होता हो उससे पहले हो जाना, जिससे वो अपरिपक्व हो, पूर्ण ना हो, तब भी मल्टीपल डिसेबिलिटी या किसी भी ना किसी डिसेबिलिटी का जन्म हो सकता है। तथा नेक्स्ट अगर हम कहें कि प्रसव में यानी जब गर्भावस्था में बच्चा हो और प्रसव होने वाला हो, तो उसमें कमी या देर लगना, बच्चे का बाद में रोना, औजार किसी या मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान ही किसी इंस्ट्रूमेंट का लग जाना, इससे बहुविकलांगता की श्रेणी में बच्चा आ सकता है। नेक्स्ट अगर हम कहें कि जन्म के बाद वाली स्थिति क्या हो सकती है, जन्म के बाद देर से रोना, जन्म के बाद 2.5 किलो का से कम होना, अगर हम कहें कि उसके बाद फिर शिशु को दौरा आने लगना, यानी विभिन्न प्रकार के पीलिया, बुखार, मस्तिष्क या संक्रमण का होना, या आलसी, चिड़चिड़ापन, एठायुक्त, इस तरीके की जब समस्याएं आती हैं तो हम या अंतरास्रावी ग्रंथियों में कमी का पाया जाना, यह कारण कहलाते हैं, बहुविकलांगता के कारण कहला सकते हैं। थैंक यू।